प्रिय मित्रों नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी वितान भाग 2 के पाठ अतीत में दबे पांव के प्रश्नोत्तर वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके प्रश्नों का उत्तर मैंने इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल से प्राप्त किए हैं, इसलिए अंतर्जाल का धन्यवाद करते हुए मैं आपको इस पाठ के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप मेरे वीडियो देखें और मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश घर को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? मतलब साधन और संपन्नता तो थी पर दिखावा नहीं था। तो उत्तर है, सिंधु घाटी के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई है इस पाठ में। इस पाठ से सभी प्रभावित हैं, इस बात से सभी प्रभावित हैं कि वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान होगा। तो ये सारी बातें इस सिंधु सभ्यता की साधन संपन्नता को दिखाते हैं। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात तो बहुत हुई है पर भव्यता की बात बहुत कम हुई है। भव्यता की बात बहुत कम हुई है। वस्तुतः इस संस्कृति में भव्यता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं है। तो ये आपको पता चल गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या संपन्नताएं थी, लेकिन भव्यता का आडंबर नहीं था। और क्यों नहीं था? जो भी था केवल आवश्यकता के लिए था, दिखावे के लिए नहीं था। दूसरा प्रश्न अच्छा है और काफी इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? पोषित मतलब उससे बढ़ा हुआ। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांडे, मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, उत्कीर्ण मतलब खुदी हुई, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। मतलब इन सब बातों से ये पता चलता है कि वो कला को ज्यादा पसंद करते थे। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली या फिर जो भी निर्माण शैली के तत्व मिले, उन सभी से यही बात निकल कर आती है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी। यह व्यक्तिगत न होकर सामूहिक थी। इसमें न तो किसी राजा का प्रभाव था और न ही किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य है कि कोई ना कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित यह सभ्यता नहीं थी। इन सभी बातों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज द्वारा ही पोषित था। प्रश्न 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? मतलब ताकत से उस पर शासन नहीं था, आपसी समझ से थी। तो सिंधु सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं, उनमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं है, जैसे कि किसी राजतंत्र में होते हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना के स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, मतलब महल,
न मंदिर, न राजाओं व महंतों की समाधियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिला नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद यहाँ ऐसा अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुए था। इस आधारों पर विद्वान ये मानते हैं कि यह सभ्यता समझ से अनुशासित सभ्यता थी, न कि ताकत से। प्रश्न 4, यह सच है कि यहां किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो इस कथन के पीछे लेखक का आशय यही है कि खंडहर होने के बाद भी पायदान बीते इतिहास का पूरा परिचय देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना एक बढ़िया रोमांच है। सिंधु घाटी की सभ्यता केवल इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास के पार की वस्तु है। इतिहास के पार की वस्तु को इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर ही देखा जा सकता है। ये अधूरे पायदान यही दर्शाते हैं कि विश्व की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास कैसा रहा होगा। तो मतलब ये है कि ये जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, इन सब से हमें ऐसा एहसास होता है कि हम उसी सभ्यता में पहुंच गए हैं और अपना उनके साथ तादाद में स्थापित कर लेते हैं। प्रश्न 5, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों की अनछुए समयों को भी का भी दस्तावेज है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त खंडहर यह एहसास कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले कभी यहां बस्ती थी। ये खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। लेखक कहता है कि इस आदिम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, चाहे वह एक खंडहर ही क्यों न हो। किसी घर की दहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातात्विक खंडहर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। मतलब इन निशानियों और चिन्हों को देखकर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं, वही धड़कन सुनाई दे रही है। तो ये एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो इतिहास के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। प्रश्न 6, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। ऐसे ही किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा है का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये प्रश्न आप अपने आप कर सकते हैं। कोई ऐतिहासिक स्थल आपने देखा होगा, उसका वर्णन करें। अगर नहीं देखा है तो कभी भी अवकाश में अवश्य देखें। प्रश्न 7, बहुत ही मुख्य प्रश्न। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क के साथ बोलें। तो उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हूं। सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहने के समर्थन में ये कारण है। कौन कौन से? यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहां पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी की बहुतायत सिद्ध करते हैं, बहुतायत अधिकता। मोहनजोदड़ो में स्नानागार हैं, मतलब बाथरूम हैं। एक पंक्ति में 8 स्नानागार हैं, जिनमें किसी के भी दरवाजा एक के सामने नहीं खुलता, एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। जल निकासी के लिए नालियां और नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं।
ये ईंटों से ढके हुए हैं। आज भी शहरों में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। मकानों में अलग अलग स्नानागार बने हुए हैं। मोहरों पर उत्कीर्ण पशु, शेर, हाथी या गैंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि ये सभ्यता और संस्कृति जल प्रधान संस्कृति थी। इसलिए लेखक ने जो जल संस्कृति माना है, इस सभ्यता को हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। प्रश्न अगला, ये चर्चा के लिए प्रश्न है, फिर भी कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहां पर है लिखित, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। अवशेष मतलब निशानियां। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई अलग धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उत्तर, यदि मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में धारणा बिना साक्ष्यों के बनाई गई है, तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि जो हमें खुदाई से मिला है वह किसी साक्ष्य से कम थोड़ी है। खुदाई के दौरान मिले बर्तनों, सिक्कों, नगरों, सड़कों, गलियों को ही साक्ष्य कहा जा सकता है। साक्ष्य लिखित हों ये कोई जरूरी नहीं है। जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है वह भी तो प्रमाण है। फिर हम इस तथ्य को कैसे भुला दें कि ये दोनों नगर विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण हैं। इन्हीं के कारण अन्य सभी संस्कृतियां विकसित हुई। मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है वह हर दृष्टि से प्रामाणिक, ऑथेंटिक है। उसके बारे में अन्य कोई धारणा मेरे मन में नहीं बनती। ये प्रश्न हो गए जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। 2-3 प्रश्न और हैं जो कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला, जो कि है, खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? तो मोहनजोदड़ो से निकली वस्तुओं की पंजीकृत संख्या 50,000 है। अहम चीजें तो आज कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रखी हुई हैं। मुट्ठी भर चीजें यहाँ के अजायब घर में रखी हैं, जिनमें गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले पत्थर के हार प्रमुख है। इस प्रकार खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं मिली, जिनमें कुछ तो संग्रहालयों में चली गई और कुछ बाकी चीजें चोरी हो गई। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? या ये प्रश्न आ सकता है, लो प्रोफाइल सभ्यता कैसे थी? तो लेखक के मत के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। दूसरे स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान न तो राज प्रासाद मिले हैं, मतलब राजाओं के महल, न मंदिर मिले हैं। यहाँ किसी राजा अथवा महंत की समाधि भी नहीं मिली। यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है उनके मुकुट का आकार भी बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इससे छोटे सरपंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन लोगों की नाभों का आकार भी ज्यादा बड़ा नहीं है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता जो छोटे होते हुए भी महान थी, जो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति थी। तो ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी, जो दिखने में कम लेकिन महत्ता में बड़ी। अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से मतलब खोदने से प्राप्त जानकारियों के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर एक लेख लिखिए या बिंदु लिखिए। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जानकारियों के अनुसार सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसा, 1, सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थीं, वे खुली और साफ थीं। यहाँ सामूहिक स्नानागार मिले हैं। यहाँ पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियाँ पक्की और ढकी थी। यहाँ खेती व व्यापार के प्रमाण मिले हैं। हर नगर में अनाज भंडार की व्यवस्था थी। मोहरों पर खुदी हुई कलाकृतियाँ, आभूषण, सुघड़ अक्षरों की लिपि मतलब मोटे मोटे अक्षरों की लिपि आदि से कलात्मक उत्कृष्टता का पता चलता है। हर नगर में अनाज भंडार घर की व्यवस्था थी। नगर सुनियोजित बड़े वेरी प्लान थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अन्य
प्रश्नों का स्पष्टीकरण थोड़ा किया है। कुछ प्रश्न जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। भव्यता का आडंबर नहीं था। दूसरा प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है कि ये समाज पोषित था। तीसरा प्रश्न ये भी ठीक है, सिंधु सभ्यता ताकत की बजाय समझ से अनुशासित थी। चौथे को भी आप थोड़ा महत्व दे सकते हैं कि जो निशानियाँ हैं वो किस तरह से हमें उस इतिहास का दर्शन कराती हैं। पांचवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छठा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सातवां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जल संस्कृति। आठवां रहने दीजिए, पहले को छोड़ सकते हैं। लो प्रोफाइल सभ्यता ये इम्पोर्टेंट है, क्यों थी। और अंतिम प्रश्न भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में मानिए कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। एक जो जल संस्कृति वाला था वो रह गया शायद, ये जल संस्कृति वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष फोकस करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।